ओके बेटा, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा जो पार्ट स्टार्ट किया था दैट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी की थी लास्ट में। ओके, आज हम लोग जो पार्ट करने वाले हैं बेटा दैट इज टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल placed in magnetic field, placed in magnetic field। हमारे पास बेटा एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी और उसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा कि इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, और टॉर्क की वजह से वो क्या होगा बेटा, रोटेट करने लग जाएगी। ओके, यही चीज जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, यही चीज आपकी बेटा जो है ये आपके जनरेटर, जो डीसी जनरेटर होता है उसका प्रिंसिपल बनती है। यही चीज आपकी जो है बेटा आगे गल्वेनोमीटर करेंगे। डीसी जनरेटर तो देखो सिलेबस में नहीं है हमारे, लेकिन गल्वेनोमीटर सिलेबस में है। तो गल्वेनोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप इसे समझ लोगे तो आपको आगे गल्वेनोमीटर भी समझ आ जाएगा कि गल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज बेटा तो इस पे ध्यान दो। अगर हम लोग एक रेक्टेंगुलर कॉइल को बेटा मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर कैसे टॉर्क लगता है, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट्स से दीज आर नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है बेटा, इसके अंदर एक कॉइल पड़ी हुई है। ओके, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं बेटा, ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं। और ये थोड़ी सी कॉइल जो है ये किसी एंगल के ऊपर पड़ी हुई है। ओके, ए बी सी डी कॉइल है आपके पास। इस कॉइल के अंदर करंट मूव कर रहा है बेटा, लेट से आई करंट मूव कर रहा है इस कॉइल के अंदर। अब हमने कल पढ़ा था बेटा, देखो टॉर्क, टॉर्क का कंसेप्ट आप +1 में पढ़ते हो। ओके, अब कल हमने पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड हो, करंट हो, तो वहां पे उस करंट कैरी कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है। तो यहाँ पे 4 कंडक्टर्स हैं बेटा, ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है। चारों कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा है, सेम करंट आई फ्लो कर रहा है क्योंकि लूप बन रहा है यहाँ पे, तो करंट सेम होगा आपका। ओके, और यहाँ पे हमने इस रीजन के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखा है। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। थोड़ा सा 3D है यहाँ पे, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इस चीज को इमेजिन करने की कोशिश करो। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर यहाँ पे ये है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, कुछ इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। ओके, मैं ज्यादा लाइंस फी लाइंस शो करके यहाँ पे हॉच पॉच नहीं करना चाहता। ओके, तो थोड़ी बहुत ही फी लाइंस दिखा रहा हूँ आपके लिए। तो बस इतना ही इमेजिन करना है आगे आपने कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे बेटा। अब देखिए, सबसे पहले हम 1 बाय 1 हर एक कंडक्टर की बात करेंगे। ए बी की बात करेंगे, ए बी के ऊपर फोर्स लग रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे, बीसी की बेटा। फिर बीसी के बाद हम लोग बात करेंगे सीडी की एंड ए की। इस तरह से 1 बाय 1 हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे और फिर उन फोर्स की डायरेक्शन भी साथ साथ पॉइंट आउट करते रहेंगे बेटा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फोर्स ऑन वायर ए बी। फोर्स ऑन वायर ए बी वायर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा बेटा। ए बी वायर के ऊपर फोर्स जो लगेगा बेटा हमारा वो है F1। F1, and this F1 will be equals to, that will be equals to current into, बेटा फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू होगा ILB साइन थीटा। ओके, अब बेटा ये थीटा एंगल बड़े ध्यान से सोचना है हमने यहाँ पे कि एंगल क्या होगा।
सबसे पहले देखो बेटा, ये मैंने डायरेक्शन यहाँ पे जो ग्रीन लाइन से दिखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आपका। ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है बेटा हमारे पास, और आपका एल जो है यहाँ पे, इसके बीच में एंगल अल्फा लेट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से अल्फा एंगल लेट कर लेते हैं बेटा। ये वाला एंगल कुछ अल्फा लेट कर लेता हूं मैं। ओके, और यहां पे देखिए, अब बेटा देखो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और ये करंट आई है आपका इस तरफ, तो इनके बीच में यहां पे एंगल कितना है बेटा, यहां पे एंगल ये है 90 डिग्री। सो यहां पे हमें एंगल 90 डिग्री ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम वायर किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी वायर की बात कर रहे हैं बेटा, हम वायर ए बी की बात कर रहे हैं। तो ए बी वायर के लिए क्या है, 90 डिग्री एंगल है बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। ओके, सो ये एंगल सबको समझ आ गया। तो ये F1 फोर्स आपके पास कितना हो गया बेटा, आई एल बी के इक्वल है। एल इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। इसी तरह से बेटा सेम वे फोर्स ऑन वायर BC, BC वायर के ऊपर भी फोर्स निकालते हैं बेटा, F2, दिस विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा आई इंटू, इसका साइड देखो बेटा, रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी ब्रेड्थ में B लिख रहा हूं। ओके, इंटू कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड है, इंटू साइन अल्फा आ जाएगा बेटा। ओके, साइन अल्फा क्यों आ गया है, क्योंकि L एंड B के बीच में एंगल मैंने अल्फा लेट कर लिया है बेटा यहाँ पे। ओके, सो अब नेक्स्ट, फोर्स ऑन वायर CD वायर के ऊपर फोर्स क्या होगा, F3, दिस विल बी इक्वल्स टू अगेन आई, देखो बेटा AB एंड CD लेंथ सेम होगा, तो L लेंथ सेम हो जाएगा B इंटू, इसके बीच में भी एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे बेटा, अगर ग्रीन लाइन देख रहे हो आप, ग्रीन लाइन से और आई करंट कैरी कंडक्टर CD के बीच में एंगल यहाँ पे भी क्या है बेटा, 90 डिग्री है। तो सो यहाँ पे भी साइन 90 आ जाएगा, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा बेटा, ILB के ही इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम फोर्थ वायर की बात करें, फोर्स ऑन वायर AD वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, F4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आई। अब देखो बेटा, BC एंड AD ब्रेड्थ सेम है, तो B इंटू कैपिटल B साइन अल्फा, क्योंकि यहाँ पे एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल अल्फा बनेगा। ऑल दो बेटा ये आई का इधर जा रहा है, तो ये आपका 180 माइनस अल्फा बन जाएगा, तो वो साइन 180 माइनस अल्फा भी आपको मालूम है अल्फा ही होता है। यहाँ पे मैं, चलो, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में कि सर यहाँ पे डायरेक्शन का चेंज क्यों नहीं हुआ है, तो वो चीज मैं यहाँ पे पहले ही स्पेसिफाई कर देता हूँ आपके लिए। आप लोग सीधा अल्फा लिखने की बजाय 180 माइनस अल्फा भी लिख सकते हो, और ये इक्वल्स टू बेटा आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन अल्फा ही बन जाएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस अल्फा जो होता है बेटा, वो साइन अल्फा के ही इक्वल होता है। अगर आपको मैथमेटिकल प्रॉपर्टी याद है तो दैट्स गुड। ओके, सो यहाँ पे आई बी कैपिटल बी साइन अल्फा, तो हमने चारों फोर्सेस निकाल लिए चारों कंडक्टर्स के ऊपर। अब बात करते हैं बेटा डायरेक्शन की, फोर्स की डायरेक्शन की। चारों फोर्सेस की डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो सारे बच्चे देखो बेटा, अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मेरे साथ साथ अप्लाई करके देखो यहाँ पे। सो सबसे पहले देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं सबसे पहले ए बी वायर की बात करता हूँ, ए बी वायर के ऊपर अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आप अपनी इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर को रखोगे, और करंट जिस तरफ जा रहा है ऊपर को वहां पे रखोगे, तो यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा बेटा, ये फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा। फोर्स का डायरेक्शन अंदर को पॉइंट हो रहा होगा, आपके पेपर के अंदर को पॉइंट हो रहा होगा, इस तरफ ये फोर्स F1 लग रहा होगा। ओके, थोड़ा सा 3D है बेटा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया है जो ग्रीन लाइन से शो किया हुआ है बेटा मैंने। ओके, और उसके बाद ये जो आई है, ये जो ब्लू लाइन से ये आई है आपका बेटा। ओके, और इसके बाद अब मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के अपना यहाँ पे F1 का डायरेक्शन निकाल दिया है बेटा। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं BC की। BC के ऊपर F2 की डायरेक्शन निकालना है बेटा हमने। यहाँ पे फिर जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाने में ये आएगा,
क्योंकि आपका जो लेफ्ट हैंड रूल होता है बेटा उसमें हम लोग तीनों फिंगर्स को 90 डिग्री पे रखते हैं, लेकिन बीसी वायर के लिए आई एंड बी के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो आपने यहाँ पे ऐसे इमेजिन करना है, आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करंट कैरी कंडक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंसीडर करना है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इस तरफ कंसीडर करना है एक तरह से। ये बी है, इस तरफ क्या आ जाएगा बेटा, बी साइन अल्फा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ओके, तो आपने यहाँ पे बी को नहीं कंसीडर करना होता है, बी साइन अल्फा। देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन अल्फा है, तो आपने इसकी डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो इंडेक्स फिंगर आपकी बी साइन अल्फा की डायरेक्शन में होगी और करंट आपका बीसी की डायरेक्शन में होगा, बी से सी की तरफ होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगा बेटा, दैट फोर्स इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, कुछ इस तरह से आ जाएगा F2। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं सीडी के ऊपर। सीडी के ऊपर फिर से जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आपका यहां से जो थंब है वो बाहर को पॉइंट करता हुआ नजर आएगा, F2 F3। एंड सेम वे जब आप एडी के ऊपर लगाओगे तो एडी के ऊपर F4 जो है बेटा ये ऊपर को लगता हुआ नजर आएगा। ओके, सो ये बेटा आपका जो कंक्लूजन निकला, यहाँ से डायरेक्शन आ गई है। अब यहाँ से क्या बन रहा है, सबसे पहले अगर आप देखोगे बेटा इन डायरेक्शंस को ध्यान से देखोगे, F2 एंड F4 बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है बेटा। ओके, और सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल थी यहाँ पे, ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें कुछ ऐसे लग रहा है बेटा, ये F2 फोर्स नीचे को पॉइंट हो रही है और यहां से ऊपर को F2 फोर्स लग रही है। तो इसका मतलब क्या है, F2 एंड F4 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है अलोंग सेम लाइन ऑफ एक्शन। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी और कोई टॉर्क नहीं क्रिएट करेगी। ओके, सो F2 एंड F4 क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आर equal and opposite, equal and opposite acting along same line of action, acting along same line, therefore these two forces will cancel out each other and do not create any torque, और ये कोई टॉर्क भी नहीं क्रिएट करेगी बेटा। ओके, ये पार्ट क्लियर आ गया है। अब हम बात करते हैं F1 F3 की। अब F1 F3 को अगर आप देखोगे ना बेटा, F1 F3 में क्या है, साथ में बेटा आपकी इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट इमेजिनेशन यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। ओके, सो अगर आप F1 F2 की बात, F1 एंड F3 की बात करोगे, यहाँ पे बेटा F1 देखिए, आपका F1 जो है बेटा इस तरफ एक्ट कर रहा है और F3 जो है ये बाहर को एक्ट कर रहा है कुछ इस तरह से। ओके, ये आपकी इसकी लेंथ हो गई है, L लेंथ हो गया है और ये आपका क्या हो गया है, ब्रेड्थ B हो गया है बेटा। ओके, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है आपका B का डायरेक्शन, और ये यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है बेटा। और अगर कॉइल का एरिया वेक्टर देखोगे बेटा, ये कॉइल का क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके, सो अब अगर बात करेंगे यहाँ पे F1 F3 की, F1 F3 देखिए बेटा, F1 F3 का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ये दो फोर्सेस जो है डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक्ट कर रही हैं। तो इसे इमेजिन किया जाए कुछ इस तरह से है, F3 यहाँ पे एक्ट कर रहा है बेटा और F3 जो है ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है बेटा, डिफरेंट है। दोनों के लाइन ऑफ एक्शन में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके, सो अभी F1 F3 इक्वल एंड ऑपोजिट जरूर है। मैग्नीट्यूड देखो, F1 F3 का बिल्कुल इक्वल है, ILB है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। F1 एंड F3 का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है बेटा। F1 एंड F3 are equal and opposite, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, hence they will cancel out each other, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसल आउट कर देंगे। तो दोनों चारों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया है बेटा। तो यहां से एक चीज पता चल रही है कि नेट फोर्स
ऑन कॉइल इज 0। तो कॉइल के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है बेटा, 0 लग रहा है। अब एज F1 and F3 are acting along different line of action, hence couple is formed। तो क्या होता है बेटा, जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है तो कपल फॉर्म्ड हो जाता है बेटा। तो जिस वजह से कपल की वजह से क्या होता है बेटा, कपल इज फॉर्म्ड। तो जब कपल फॉर्म्ड होता है तो इस वजह से क्या होता है बेटा, बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। देयरफॉर टॉर्क ऑन कॉइल, टॉर्क ऑन कॉइल टॉर्क विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, इन दोनों में से कोई भी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, दोनों फोर्सेस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो। ओके यहाँ पे ये क्या है बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों फोर्सेस के बीच में, टू फोर्सेस F1 एंड F3, F1 F3 के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा। तो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर आप इस डायग्राम और इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये आपकी ब्रेड्थ हो गई है, तो ये क्या है आपका, ये बी हो गया है, ब्रेड्थ हो गया है। ओके, और यहां से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो यहां से मैं परपेंडिकुलर अगर इसके ऊपर ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो बेटा ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया है। ओके, अब मुझे बेटा ये डिस्टेंस निकालना है, ये आपका आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये कितना होगा बेटा सबसे पहले यहाँ पे मुझे एंगल फाइंड आउट करना होगा, क्या होगा बेटा, ये बी साइड जो है, ये बी साइड एंड इस फोर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना होगा बेटा। अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान दोगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका कुछ इस तरफ था। सर टॉर्क से लेकर फिर से समझा। क्या बेटा, क्या पूछ रहे हो बेटा, क्या हुआ? तो यहाँ पे बेटा देखो, मैग्नेटिक फील्ड एंड इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में कितना है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स F1B, ऐसे ही ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी अगर बी लगाओगे तो ये दोनों भी क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो F1 F3 जो है बी के परपेंडिकुलर है बेटा। ओके, और इधर अगर आप देखोगे बी एंड स्मॉल बी के बीच में एंगल अल्फा है बेटा। ओके, एंड स्मॉल बी एंड कैपिटल ए जो है इसके बीच में ये 90 डिग्री एंगल है बेटा। ओके, सो अब देखिए बेटा, अगर फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड एंड बी के बीच में अल्फा एंगल है, तो आपका ये वाला एंगल भी अल्फा बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये एंगल भी आपका क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा बेटा। ये बस बेटा सीधा ज्योमेट्री है यार, ये 3D में थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। इसको मैं इसी तरह से यहाँ पे समझाया जा सकता है कि ये फोर्स एंड बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे स्मॉल बी एंड कैपिटल बी के बीच में अल्फा एंगल है, तो फोर्स एंड इसके बीच में ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये एंगल भी आपका अल्फा हो जाएगा, जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये साइड क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू बन जाएगा बी साइन अल्फा बन जाएगा बेटा आपके पास। ओके, सो यहां से अब अगर हमने टॉर्क निकाला है, सो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, टॉर्क विल बी इक्वल्स टू फोर्स जो है दैट इज ILB, और ये आ गया स्मॉल b इंटू साइन अल्फा। ओके, सो अब नेक्स्ट जो है बेटा, सो हमारे पास जो टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल्स टू ILB स्मॉल b साइन अल्फा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ को क्या लिखा जा सकता है बेटा, एरिया को क्या लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ कॉइल को क्या लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ कॉइल ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है बेटा। सो एल इंटू बी को ए लिख देते हैं हम लोग, सो IAB साइन अल्फा आ चुका है बेटा टॉर्क। सो ये हमारे पास अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी, ओके, इस रेक्टेंगुलर कॉइल का ये एरिया वेक्टर मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं, ये आपका बी था। ओके बेटा, सो यहां पे जो आपका
अल्फा एंगल था, अल्फा एंगल मैंने इसे लेट किया था, ये आपका बी था, ये आपका अल्फा एंगल था। आई थिंक मैंने एक चीज़ का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़, ये आपको एंगल थोड़ा सा मैंने गलत मार्क किया है बेटा, ये दोबारा से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको एंगल। ओके, तो एंगल में क्या प्रॉब्लम हुई है हमारी, ये अल्फा एंगल इसे नहीं बोलेंगे हम लोग, दिस विल बी 90 माइनस अल्फा। ये एंगल जो आएगा 90 माइनस अल्फा आएगा आपका, ये 90 माइनस अल्फा आएगा। ये क्यों 90 बेटा, ये एफ एंड बी परपेंडिकुलर थे, सेम एंगल नहीं मानेंगे ना। फोर्स एंड स्मॉल बी के बीच में एंगल सेम तब होता है अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स होते ना। एफ एंड बी अगर पैरेलल होते तब जो एंगल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी के बीच में, वही एंगल एफ एंड स्मॉल बी के बीच में होता। बट यहाँ पे एफ वन एंड कैपिटल बी परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे 90 माइनस अल्फा आएगा। ओके, ये साइड जो आ जाएगी ये आपकी, आपने किसी ने यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया, ये 90 माइनस अल्फा आएगा बेटा। ओके, ये एंगल जो है ये आपका 90 माइनस अल्फा आना चाहिए बेटा, 90 माइनस अल्फा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है बेटा, क्योंकि देखो ये एफ वन बी परपेंडिकुलर थे इसीलिए 90 माइनस अल्फा हुआ है। अगर एफ वन दो, देखो बेटा, अगर यहाँ पे मैं दो पैरेलल लाइन बनाता हूँ, ठीक है, और ये दो पैरेलल लाइन है, जितना एंगल इसके बीच में होगा, पहली लाइन एंड दूसरी लाइन के बीच में होगा, उतना ही एंगल तीसरी एंड दूसरी के बीच में होगा, क्योंकि पहली एंड तीसरी क्या है बेटा, पैरेलल है। बट अगर मैं यहाँ पे चौथी लाइन इसके परपेंडिकुलर डाल देता हूँ पहली के, तो अभी देखिए इसके और इसके बीच में अगर अल्फा एंगल है तो इनके बीच में क्या एंगल बन जाएगा, 90 माइनस अल्फा बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये 3D में होता है, आपको ऐसे प्लेन में दिखाना मुश्किल है, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा बेटा। ये मैंने प्लेन की एग्जांपल देके आपको समझा दिया कि ये एंगल 90 माइनस अल्फा क्यों बन रहा है। ओके, सो ये साइन 90 माइनस अल्फा बन रहा है आपके पास। सो यहाँ पे ये बन जाएगा, अगर साइन 90 माइनस अल्फा है तो वी नो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कॉस अल्फा। ये क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा बन जाएगा। ओके, सो एंगल में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये एंगल क्लियर हो गया है सबको कि व्हाई दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा नॉट अल्फा। इनिशियली मैंने इसे अल्फा लेट, इनिशियली इसे मैंने अल्फा देख दिया था बेटा। ओके, आपने तो पॉइंट आउट नहीं किया कि सर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो सेम एंगल कैसे आ जाएगा। ओके, दो पैरेलल लाइंस का होता तो फिर सेम होता बेटा एंगल, ऑब्वियस सी बात है। एफ और बी परपेंडिकुलर है तो ये एफ एंड इस बी स्मॉल बी के बीच में सेम एंगल कैसे आ जाएगा, अगर एफ वन एंड बी परपेंडिकुलर है तो कितना एंगल आएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो 90 माइनस अल्फा एंगल आएगा आपके पास। ओके, सो यहाँ से अब कॉस अल्फा आ चुका है बेटा टॉर्क। सो इस वायर के ऊपर, इस कॉइल एबीसीडी कॉइल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है आपका, दैट इज योर आई ए बी कॉस अल्फा। ओके बेटा, सो अब यहाँ पे जो दो वेक्टर्स दिख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, जो दो वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं बेटा, वो दो वेक्टर्स दिख रहे हैं ए एंड बी, एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर दिख रहा है बेटा। जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, नहीं है, तो एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, इसे मैं अगर थीटा लेट कर लूं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस अल्फा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा। ओके, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस अल्फा हो जाएगी। सो आप अल्फा को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फा लिख सकते हो, और अल्फा को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। ओके, ये मैं क्यों कर रहा हूँ बेटा, यहाँ तक हमने डेरिवेशन कर ली, इसके बाद तो जस्ट मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में मॉडिफाई कर रहा हूँ। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई ए बी, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। एंगल चेंज कर रहा हूं मैं, पहले मैंने एंगल जो रखा हुआ था वो स्मॉल बी एंड कैपिटल बी में रखा हुआ था, अभी मुझे एंगल जो लेके आना है वो एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेके आना है, तो इसलिए मैं अल्फा को थीटा के साथ रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बन गया आई ए बी साइन थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया है, आई ए बी साइन थीटा आपका रिजल्ट बन चुका है बेटा। ओके, और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो दिस विल बी इक्वल्स टू आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप यहाँ पे बेटा करंट के ऊपर नहीं वेक्टर लगा सकते क्योंकि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एरिया के ऊपर लगाना पड़ेगा। ये थीटा जो है बेटा, थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया वेक्टर ए। ओके,
मैंने यहां से इस स्टेप को क्यों आगे ये स्टेप तक लेके आया हूं, क्योंकि बेटा मुझे एंगल एरिया एंड बी के बीच में चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अब जो वेक्टर आ चुका है वो एरिया वेक्टर आ चुका है। ओके, जब हमने स्टार्ट किया था फोर्स के केस में एरिया वेक्टर नहीं होता, फोर्स के केस में करंट कैरिंग एलिमेंट जो होता है उसकी लेंथ जो होती है उसको हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं वहां पे ना। ओके, सो बेटा वहां पे करंट कैरिंग एलिमेंट होता है, उसको एरिया वेक्टर मानते थे, इसलिए वहां पे अल्फा एंगल माना था। लेकिन फाइनल आंसर हमें किसकी फॉर्म में देना पड़ेगा, थीटा की फॉर्म में, क्योंकि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर क्या होगा, थीटा होगा। ये 90 माइनस अल्फा क्यों बना है, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होता है बेटा वो कॉइल के सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, सो ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, जिसे मैंने थीटा लेट कर लिया बेटा। सो ये हमारे पास टॉर्क का रिजल्ट आ गया आई ए बी साइन थीटा, और यू कैन से आई ए क्रॉस बी। और अगर यहाँ पे बेटा इफ देयर आर n number of turns इन रेक्टेंगुलर कॉइल में बेटा अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या होगा, देन टॉर्क विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा n आई ए बी साइन थीटा। ओके, तो बेटा n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हर एक कॉइल जो है, हर एक टर्न जो है वो इतना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है बेटा, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल n टर्न्स के ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो आ जाएगा हमारे पास। ओके, और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा एन आई ए क्रॉस बी। ओके, और अब एक चीज आप पहले भी जानते हो कि इस चीज को हम एम बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, सो एम क्रॉस बी भी बोल सकते हो आप इसे। ओके, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो एम बी साइन थीटा। ओके बेटा, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में एम जो है, एम इज इक्वल टू होता है एन आई ए, पहले ही कर चुके हैं हम लोग ये चीज, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ये क्या है बेटा आपका, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ये हमने तब डिस्कस किया था जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। तब मैंने बताया था जो कॉइल होती है बेटा, सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर कॉइल हो, उनका जो वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, और उनका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है दैट इज इक्वल्स टू करंट इनटू एरिया, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। सो हमारे पास जो रिजल्ट बन चुका है यहाँ पे, दैट इज योर टॉर्क इज इक्वल्स टू, आप कोई भी रिजल्ट लिख सकते हो बेटा, आई एन आई ए बी साइन थीटा, या फिर ये लिख सकते हो एम बी साइन थीटा। दोनों रिजल्ट सही है बेटा, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू जो है बेटा वो किसके इक्वल है, m जो है आई ए बी के इक्वल है बेटा। ओके, अब अगर इस रिजल्ट को आप बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ कंपेयर करो, मैं कंपैरिजन करवा के इसीलिए दिखा रहा हूँ बेटा ताकि आपको याद करना इजी हो जाए। इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक डायपोल को, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल था माइनस क्यू प्लस क्यू, इसे ई इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया था तो इसके ऊपर टॉर्क क्या लग रहा था, दैट इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और पी वहां पे क्या था बेटा, पी वहां पे था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो रिजल्ट की जो स्ट्रक्चर है बेटा, एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सेम है यहाँ पे भी। देखो पी ई साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एम बी साइन थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह किसने ले लिया है, मैग्नेटिक फील्ड ने ले लिया है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जगह किसने ले लिया है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ने ले लिया है बेटा। तो स्ट्रक्चर सेम है। आई थिंक ये क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी था, जो उस दिन हम लोग डाउट में कर रहे थे, तो उसमें ये फॉर्मूला आपका लग रहा था, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। सो ये बेटा आपका पार्ट टॉर्क वाला हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। तो बेटा देखिए ये जब टॉर्क वाला हमने कंसेप्ट, अच्छा मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको आई थिंक तब बोल दिया था डीसी जनरेटर इसके ऊपर वर्क करता है। ओके, तो डीसी जनरेटर नहीं बेटा, डीसी मोटर बोलेंगे हम लोग। ओके, डीसी मोटर इसके ऊपर वर्क करती है, इस प्रिंसिपल के ऊपर, गैल्वेनोमीटर एंड डीसी मोटर जो है बेटा आपका इसके ऊपर वर्क करता है। ओके, आई थिंक मैंने पहले डीसी जनरेटर बोल दिया था बेटा, डीसी जनरेटर नहीं डीसी मोटर। डीसी मोटर में क्या होता है, आप करंट देते हो, ओके, और उस डीसी मोटर की जो कॉइल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से पड़ी होती है, जैसे ही उसके अंदर करंट जाता है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है कॉइल और वो घूमने लग जाती है। और डीसी मोटर का काम ही ये होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रिक एनर्जी को
मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ओके, काइनेटिक एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, ओके बेटा। सो यहाँ पे आप ध्यान रखना है। और वैसे आपके डीसी मोटर सिलेबस में नहीं होता है, बट देखिए बेटा जिनको थोड़ा सा इच्छा होती है कुछ एक्स्ट्रा जानने की, दे कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डीसी मोटर फ्रॉम हियर। डीसी मोटर में सिंपल यही फंडा होता है बेटा, यहाँ से हम करंट भेजते हैं इन कॉइल्स की, एबीसीडी कॉइल के अंदर करंट भेजते हैं, और जैसे ही करंट फ्लो होता है ये कॉइल उसकी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम किसी अलग अलग पर्पस के लिए अपने यूज कर सकते हैं बेटा, ओके। सो इन दिस वे आपकी डीसी मोटर आपकी ऑपरेट होती है। सो बेटा यहाँ पे हमने जो टॉर्क निकाला है, हमने ये डेरिवेशन रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए की है बेटा, ओके। यहाँ पे अगर रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह पे सर्कुलर कॉइल भी होता, अगर रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह पे सर्कुलर कॉइल भी होता, अगर रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह सर्कुलर कॉइल भी होता बेटा, तब भी रिजल्ट आपका सेम ही आता, ओके। तो ध्यान रखना है बेटा, इफ rectangular coil is replaced by circular coil, placed by circular coil, तब भी आपका रिजल्ट बेटा सेम ही आएगा। तो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू तब भी सेम एम बी साइन थीटा, और एम का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया इनटू साइन थीटा। बस बेटा डिफरेंस क्या है, जब आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल होगी तब एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, जब सर्कुलर कॉइल होगी तब एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर होगा। तो एरिया, अगर आपको वो बोले कि रेक्टेंगुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों कॉइल्स जो एरिया इनक्लोज कर रही हैं वो सेम है, और बाकी पैरामीटर्स भी सेम है, तो क्या दोनों के ऊपर टॉर्क सेम लगेगा, तो बिल्कुल सेम टॉर्क लगेगा, दोनों के ऊपर टॉर्क सेम लगेगा, क्योंकि बेटा टॉर्क जो है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और वो शेप के ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि शेप कैसी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर। तो इफ दे आर सेइंग कि रेक्टेंगुलर कॉइल जो है उसका एरिया और सर्कुलर कॉइल का एरिया, दोनों का एरिया सेम है, तो फिर टॉर्क भी दोनों के ऊपर क्या लगेगा बेटा, सेम लगने वाला है, क्योंकि शेप डिसाइड नहीं करता कि टॉर्क क्या होगा, ओके। सिर्फ एरिया, टोटल एरिया इनक्लोज कितना है कॉइल ने किया हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, फिर आपका जो प्लेन है, ये कॉइल का प्लेन है, उसका एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये सब टॉर्क डिसाइड करते हैं बेटा, और कोई चीज टॉर्क नहीं डिसाइड करती, ओके। सो ये आज का बेटा आपका पार्ट था। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैल्वेनोमीटर स्टार्ट करेंगे, ओके। सो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ओके। सो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा, ओके।